हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए लास्ट आपका हिस्ट्री का चैप्टर ला रही हूँ, जो कि मैं पिछले 9 वीडियो में पूरे 9 चैप्टर को कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग आने वाले सीटेट के एग्जाम में सेकेंड पेपर में आपका जो आपका एसएसटी का है, आपका 60 में से 55 प्लस का नंबर आना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि आगे अब आने वाली आपको सारी नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर आपका 10, आपका लास्ट चैप्टर। इसके बाद मैं आपका ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ। मरुदसामी और लौह स्तंभ। हाँ, मरुदसामी यही है बच्चा। ये आज बहुत खुश था, हाँ, इसलिए कि इसके जो भाई थे वो इसे कुतुब मीनार दिखाने वाले थे, जो कि एक लौह स्तंभ है और उस पे पूरा धूल से भरा हुआ, वहां पे पथरीले रास्तों पे जाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इसका अनुभव जो था वहाँ के लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये वहाँ पे जैसे आम तौर पे बच्चे घूमने के बड़े शौकीन होते हैं, कि चाहे कितनी भी परेशानियों का सामना करें, लेकिन वो वहाँ पे पहुँचकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो ये भी मरुदसामी जो है, ये भी बहुत खुश था। ठीक है, ये चल नहीं पाता, ठीक है, लेकिन वहां पे पहुंचने की इसकी खुशी एक अलग ही थी। तो हम लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि इमारत, चित्र और किताबें हमें क्या बताती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही आप नोट्स इसका बनाते चलेगा। ठीक है, अब देखिए, धातु विज्ञान। तो भारत के जो प्राचीन टाइम में जो धातु बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे, वो विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में उनका प्रमुख योगदान रहा है। हम्म और और मतलब कि पुरातात्विक जो हैं, जो कि खुदाई करते हैं, उन्होंने यह पाया है कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे, मतलब कुशल शिल्पकार थे। ठीक है, उन्होंने तांबे के धातु की उन्हें जानकारी थी। ठीक है, तांबे की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी मतलब बनाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ईवीएस में भी पूछता है। ठीक है, कि तांबे और टीन से मिलकर क्या बनता है, तो आपका कांसा बनता है। और हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे और उन्होंने उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध रखे थे। ठीक है, भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता है, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। ठीक है, ये भारत का, हाँ, विकसित किया हुआ लोहे का निर्माण है। अब हम लोग आइए लौह स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका दिल्ली में है, हाँ, महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ है। यह 7 फीट, ये 7.2 मीटर और वजन में 3 टन से भी ज्यादा का है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि 1500 साल पुराना है। ठीक है, और इस पे चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र हुआ है, जो कि गुप्त वंश के थे। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात ये क्या है कि लोहे का स्तंभ होने के साथ भी इसमें कभी जंग नहीं लगा। हाँ, ये इसकी खासियत है। अब देखिए, यहाँ पे आइए, ईंटों और पत्थरों की इमारत। हाँ, वहां पे जो ईंटों और पत्थरों की इमारतें पुरातात्विक काल में कैसी थी। अब हम हमारे शिल्प काल की कुशलता के मतलब नमूने जो हैं, कौन कौन से हैं, जो स्तूप वगैरह हैं, जो इमारत हैं, तो ये सब जो पुराने टाइम के जो हैं, 1500 साल पुराने, 1400 साल, 2500 साल जो पुराने ये सब है, तो उससे ये पता चलता है कि पहले के भी लोग शिल्पकारों की कुशलता उनके अंदर भी थी। अब देखिए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। हाँ, स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, लंबे और बड़े, छोटे। ठीक है, ये हो गए स्तूप। स्तूप के बारे में मैं आप लोग पढ़ लिए। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी चीज या कोई कीमती पत्थर या उसके सिक्के रखते थे, इसे धातु मंजूसा कहते थे। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद के काल में उसे, हाँ, गुंबद नुमा ढांचे को तराशे पत्थर से ढक दिया गया था। ठीक है, तो ये जो आपका है, ये गुंबद नुमा पत्थर। अब देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। ये पद पदशिरा पथ क्या होता है? ठीक है, यहाँ से देखिए, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्तकार पत्थर बना हुआ था, उसे पदशिरा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से ढक दिया गया है, घेर दिया गया है, उसे वेदिका कहते हैं। और वेदिका मतलब होता है प्रवेश द्वार। हाँ, वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं, जो कि आपका, हाँ, अलग अलग सुंदर कलाकृतियों, हाँ, मतलब से आपका ये आपका बना, ये देखिए, आपका मुख्य द्वार है। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है। और एक एक भव्य स्तूपा देखिए, मानचित्र 7। मानचित्र 7 कहाँ है? ये देखिए। ठीक है,
ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि मानचित्र 7 पेज नंबर 89, ठीक है, जो पिछले में हम लोग मैप में पढ़े थे, उसमें अमरावती ढूंढना था। एक एक भव्य स्तूप हुआ करता था जो कि लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उरे के गए थे, ठीक है, ये आपका है बहुत साल पहले। और वहां की पहाड़ियों को काट काट कर बनावटी गुफाएं बनाते थे और गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों से सजाते थे, ये कार्य करते थे। अब इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। उस मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा की गई। और वहां पे सबसे महत्वपूर्ण भाग जो मंदिर में बनता था, घर अरे अ, गर्भगृह बना, हाँ, और उसमें क्या था कि जो मुख्य देवी और देवताओं की मूर्ति को रखते थे, कहाँ, गर्भगृह में। हम्म, ये देखिए अब यह यहाँ से आई, देखिए उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया है। यही आपका मंदिर है, पत्थरों से बनाया गया है। और दाएं ऊपर, ये जो आपका दाहिने में जो ऊपर है, ये महाबलीपुरम का एकात्मिक मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ियों को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इसलिए इन्हें एकाश में मतलब मोनोलिथ कहा गया है। मोनोलिथ क्यों क्यों कहा गया है कि ये सारे मंदिर जो बनाए गए हैं, ये एक ही जगह के पहाड़ को तराश के बनाए गए हैं, ये अलग अलग पहाड़ के हिस्से नहीं हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है एकाश में, मोनोलिथ। ये आपका महाबलीपुरम। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। पहले के जो स्तूप और मंदिर थे वो कैसे बनते थे। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया कई अवस्थाएं में आती हैं। काफी लोग धन खर्च करते थे, हाँ, आमतौर पर राजा रानी ही इन्हें इन्हें बनवाने का फैसला करते थे। पहला काम, अच्छे किस्म का पत्थर खोजते थे, शिलाखंडों को खोद कर निकालते थे। मंदिर या स्तूपों के लिए सोच सोच विचार कर तय करते थे कि किस स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना है, किस स्थान पे शिलाखंड बनेगा। पत्थरों को काट छाट कर तराशने के लिए खंभों और दीवारों की चौखटे, फर्शों और छतों को आकार दिया करते थे। और सबके तैयार हो जाने के बाद सही जगह पे उन्हें कैसे लगाना, यह काफी मुश्किल था, लेकिन ये कार्य वो करते थे। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे, हाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की एक मूर्ति का चित्र है ये। क्या तुम देख पा रहे हो कि किस प्रकार की गुफाएं खुदाई की गई होंगी, ये देखिए, ठीक है, ये सब है आपके सामने। ये सब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी ये सब चीज़ों के बारे में समय मिले, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल अगर आप, हाँ, पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आप, हाँ, पढ़ सकते हैं। यही तो फिलहाल चैप्टर है, और एनसीईआरटी का चैप्टर है, एक-एक चैप्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी लगती है पढ़ने में। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इनकी सजावट के लिए पैसे वाले जो व्यापारी थे, वह कृषक, हाँ, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार और ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, हाँ, जिनके नाम खम्भों, रे जो खम्भों और दीवारों पर खुदवाए गए हैं। और इन स्थानों को देखने जाने वाले लोग ये याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान किया है। अब आइए हम लोग चित्रकला पढ़ते हैं। अजंता, अजंता को ढूंढो। ये है अजंता दी लोरा का चित्र। ये क्या है, पहाड़ों में सैकड़ों साल दौ, के दौरान कई गुफाएं खोदी गई, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के वजह से अधिकांश चित्र मसालों से बनाई गई हैं, और 1500 साल पहले से बाद में भी चमकदार और रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए हैं। ये महान कृतियों को बनाने के वाले भी कलाकार अज्ञात हैं। उनके बारे में भी किसी को पता है नहीं। अब पुस्तक की दुनिया हम लोग पढ़ लेते हैं। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई है। स्त्री पुरुष की वीर गाथाओं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पीदिकारम दी की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी, हाँ। वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। पांड्य राज की दरबारी जौहरी ने, हाँ, कोवलन पर चोरी झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया, हाँ। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, उस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और मदुरै शहर में सबका विनाश कर डाला। ये आपका है। अब यहाँ से देखिए एक और तमिल महाकाव्य, हाँ, मणि मिखलई को करीब 14 साल पहले, हाँ, सत्यनार द्वारा लिखा गया था। इसमें भी कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। यह रचनाएं कई सदियों पहले खो गई हैं। उनकी पांडुलिपियां
दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। ठीक है, ये आपका है, जो कि हम लोग पुराने अध्याय में पढ़ चुके हैं। हाँ, जो कि कालिदास लिखे थे और वो संस्कृत में हाँ लिखे थे। अभिज्ञान शाकुंतलम ये पिछले अध्याय में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण कैसे था। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों हाँ जो पहले से ही प्रचलित थी उन्हें पुराण कहते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी ये देवताओं से हाँ जुड़ी कहानियां थी और उसमें देवी देवताओं की पूजा करने की विधियां भी शामिल है। अब अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में ही लिखे होते हैं। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे में लोकप्रिय थे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है और इस युद्ध का उद्देश्य था कि पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। और करीब 1500 साल पहले पुराणों और महाभारत हाँ दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। महाभारत में के भगवत गीता भी महाभारत में भगवत गीता भी है। ठीक है, अब यहाँ से आता है आपका रामायण। रामायण की जो कथा है वो कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता उनको वनवास दिए। ठीक है, उनकी पत्नी सीता को लंका के जो राजा थे वो उठा ले लिए, अपहरण कर लिए। सीता को वापस पाने के लिए राम ने लड़ाई की। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो आपका ये जो पूरा पाठ है हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें से आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग देख लेते हैं आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। तो तो कविताओं और गीतों की ये रचना करते हुए गाना गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। हाँ, इनमें से कुछ तो इस समय के आस-पास जातक और पंचतंत्र की कहानियों ठीक है, पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिख कर सुरक्षित कर लिए थे। इसमें आपका ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपका पढ़ने लायक है। बंदर राजा की कहानी आपके सामने ये एक कहानी है। मैं 1 मिनट के लिए इसको मतलब कि स्टॉप कर दी हूँ। आप इस पूरी कहानी को ऐसे ही कहानी के रूप में आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें से खास क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, ये है देखिए बंदर राजा की कहानी। अब यहाँ देखिए विज्ञान की पुस्तकें, हम लोग विज्ञान की पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन आपका आता है। देखिए इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ठीक है आर्यभट्ट ने हाँ संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम पुस्तक लिखी है। हाँ, इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी ने अपनी धुरी पर चक्कर काटने के वजह से होती है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। ठीक है, उनके ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क हाँ दिया गया है कि उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढी है जो कि लगभग उतनी ही सही है हाँ जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। तो आपका थोड़ा सा ये देख लीजिए। अब यहाँ देखिए हाँ, हाँ ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ हैं जो कि खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की और उनके उनके बारे में और पता लगाए। ये आपका हो गया। अब देखिए कैसे शून्य का आविष्कार कैसे हुआ। आयुर्वेद का देखिए अंकों का प्रयोग पहले से ही हो रहा है, लेकिन अब भारत के जो गणितज्ञ हैं उन्होंने शून्य का एक नए चिन्ह का आविष्कार किया है। गिनती की यह पद्धति जो है वो अरबों तक हाँ अपनाई है, तब यूरोप में भी जाके फैल गई है और आज ये पूरी दुनिया में इसको लोग जानते हैं। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे आयुर्वेद को देख लेते हैं। आयुर्वेद क्या होता है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, और ये आपका ये देखिए चरक संहिता ये सब आपका इम्पोर्टेंट है नहीं है। ठीक है, आप इसको फिर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। ये आपके के कुछ उपयोगी शब्द है। ठीक है, आप ये तिथियां जो हैं इसको आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस के तौर पे इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।